Good afternoon, students. Dear students, today read about the some diseases uh, like diabetes, hypertension, and back pain. But back pain is not in our syllabus for this session. So today we read about the diabetes, hypertension, and asthma. Mainly three diseases are there, and for these three diseases, which asanas should be beneficial with the help of some asanas. We prevent we prevented these diseases, dear students. तो फर्स्ट है बेटा डायबिटीज़. Firstly we read about what is diabetes, what are the symptoms, and what are the causes of diabetes. First, dear students, diabetes mellitus or diabetes is a condition that prevent your body from properly sugar the energy from the food you eat. बेटा डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं. मधुमेह. तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है बेटा जिसमें आपकी बॉडी आपके द्वारा जो आप भोजन जो आप फूड इनटेक करते हो, जो भोजन जो आप खाते हो, उससे जो एनर्जी मिलती है उसका ठीक से उपयोग नहीं हो पाता. इट इज़ ए कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल्स आर टू हाई. यह एक ऐसी स्थिति है बेटा जिसमें ब्लड ग्लूकोज या जो फिर जो ब्लड शुगर होता है उसका जो लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है. डायबिटीज़ ओकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस. जो डायबिटीज़ है बेटा फॉलोइंग सिचुएशंस में होता है. फर्स्ट क्या है बेटा, द पेनक्रियाज एक ऑर्गन होता है जो आपके बिहाइंड द स्टमक, पेट के पीछे वाला एक अंग होता है बेटा, एक ऑर्गन होता है, उसको पेनक्रियाज बोलते हैं. पेनक्रियाज क्या करता है, प्रोड्यूस लिटिल इंसुलिन और नो इंसुलिन एट ऑल. तो पेनक्रियाज क्या करता है बेटा, कम मात्रा में या ना के बराबर एक इंसुलिन होता है, एक इंसुलिन एक हार्मोन होता है बेटा, उसको या तो नहीं बनाता है या फिर ना के बराबर बनाता है, काफ़ी कम बनाता है. इंसुलिन इज ए नेचुरली occurring hormones produced by the beta cells of the pancreas which helps the body use sugar for energy. तो क्या करता है बेटा, पेनक्रियाज की एक जो बीटा जो सेल्स होती है उनसे बनता है इंसुलिन. एक नेचुरल एक हार्मोन होता है, नेचुरली एक हार्मोन होता है जो आपके पेनक्रियाज में होता है, जो पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से बनता है बेटा. और जो आपकी जो बॉडी है, बॉडी से जो आपको शुगर मिलती है, खाने में जो शुगर होती है बेटा, उसका उपयोग करके एनर्जी प्रोवाइड करता है. शुगर से एनर्जी प्रोवाइड होती है. एंड नेक्स्ट इज द पेनक्रियास मेक्स इंसुलिन. जो इंसुलिन होता है वो पेनक्रियाज में बनता है, बट द इंसुलिन मेड डज नॉट वर्क एज इट शुड. लेकिन जो पेनक्रियाज के अंदर जो बना हुआ इंसुलिन होता है बेटा वो उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से उसे करना चाहिए. द कंडीशन इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो यह जो स्थिति होती है, सिचुएशन होती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली होती है बेटा. फिर क्या है, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स. जो हमारी बॉडी है वो लाखों सेल्स से मिलके बनी है बेटा. टू मेक एनर्जी द सेल्स नीड फूड इन ए वेरी सिंपल फॉर्म. एनर्जी पैदा करने के लिए बेटा आपकी जो सेल्स हैं उनको सिंपल रूप से भोजन की आवश्यकता होती है. व्हेन वी ईट और ड्रिंक मच ऑफ आवर फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज. तो जो हम भोजन खाते हैं बेटा या पीते हैं, तो हमारा अधिकांश जो ज़्यादातर जो भोजन है वो ग्लूकोज नामक एक शुगर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. ग्लूकोज प्रोवाइड द एनर्जी आवर बॉडी नीड्स फॉर डेली एक्टिविटीज़. तो ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, जिसकी मदद से हम डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. द ब्लड वेसल्स एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट शुगर फ्रॉम वेयर
it is either taken in the or manufactured to the cells where it is used or where it is stored. That means बेटा जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं और जो आपका ब्लड शुगर होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं जहां इनका मसल्स द्वारा उपयोग किया जाता है, और वहां से आपको फैट के रूप में उनको स्टोर किया जा सकता है। शुगर जो है वो अपने आप कोशिकाओं में नहीं जाती, अपने आप नहीं जाती बेटा। जो पेनक्रियाज में जो इंसुलिन होता है वो निकल कर खून में जाता है। द पेनक्रियाज रिलीज इनटू इन द ब्लड। जो पेनक्रियाज होता है, जो ऑर्गन जो होता है आपके स्टमक के बिहाइंड में, पेट के अंदर, वो रिलीज़ करता है बेटा इंसुलिन इनटू द ब्लड। वो ब्लड में एक इंसुलिन रिलीज़ करता है विच सर्व्स एज द हेल्पर और की दैट लेट शुगर इनटू द सेल्स फॉर यूज एज एनर्जी। तो क्या होता है, पेनक्रियाज से इंसुलिन निकल कर खून में जाता है जो हेल्प करता है बेटा, या की का काम करता है, जो शुगर होती है जो आपकी, उसको कोशिकाओं में भेजता है, और कोशिकाओं और जो आपकी जो सेल्स होती है वो इसका उपयोग करके ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में प्रोवाइड करता है। तो तब क्या होता है बेटा, when sugar levels as the blood stream and enters in the cells, the blood sugar level is lowered. Without insulin, sugar cannot get into the energy cells for use as energy. This causes sugar to rise. Too much sugar in the blood is called hyperglycemia or high blood sugar बेटा। तो क्या होता है, जो इंसुलिन जो होता है, जिससे क्या होता है बेटा, जो इंसुलिन जो होता है वो बिना आपकी ब्लड शुगर से शरीर की कोशिकाओं में, शरीर की सेल्स में नहीं जाता, और फिर क्या होता है, उससे जो एनर्जी होती है, एनर्जी का उपयोग हो जाता है बेटा। इससे क्या होता है, फिर आपका जो ब्लड शुगर का स्तर जो है, लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और आपके ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ने के कारण उसमें हाइपरग्लाइसेमिया या फिर हाई ब्लड शुगर उसको कहा जाता है बेटा। उसको फिर क्या है, डायबिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। 3 टाइप्स आर देयर। फर्स्ट टाइप 1, सेकंड टाइप 2 एंड थर्ड इज टाइप 3। टाइप 1 में क्या है, वेयर देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड, जहाँ इंसुलिन का कोई उत्पादन नहीं होता, कोई प्रोडक्शन नहीं होती बेटा। फर्स्ट टाइप वो है। सेकंड टाइप क्या है, वेयर द पेनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। सेकंड में क्या है बेटा, जहाँ पे पेनक्रियास पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता बेटा, जितनी नीड होती है उतना इंसुलिन पेनक्रियास प्रोड्यूस नहीं करता। सेकंड कंडीशन वो है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, गैस्ट्रेनल डायबिटीज़ उसको बोलते हैं बेटा। जो गर्भ होता है, जब एक स्त्री के पेट में बच्चा जन्म लेता है, गर्भावस्था उसको बोलते हैं। तो दैट इज़ द गैस्ट्रेनल डायबिटीज़ विच ओकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, बट में रिजोल्व्स आफ्टर द बेबी इज़ डिलीवर्ड। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद वो रिजोल्व हो जाती है, ठीक हो जाती है। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। कॉमन जो फैक्टर्स हैं बेटा, जो सिम्टम्स हैं टाइप 3 डायबिटीज़ के, उसमें इंक्लूड क्या क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार बेटा पेशाब का निकलना, टायर्डनेस थकावट होना, ब्लड विजन धुंधला दिखाई देना, एक्सेसिव वेट लॉस और गेन, बहुत ज़्यादा वेट का बढ़ना या घटना, नम्बनेस इन हैंड्स एंड फीट, हाथों और पैरों को सुन्न होना, नम्बनेस होता है सुन्न होना। एंड नेक्स्ट इज डिलेड हीलिंग और वाउंड्स एटसेट्रा। जो घाव हो जाते हैं बेटा, चोट लग जाती है तो उनका डिले हील होना, देर से उनका
भरना या देर से उनका ठीक होना। तो ये कुछ सिम्टम्स है बेटा गैस्ट्रोनल डायबिटीज़ के, जो अक्सर महिलाओं में पाए जाते हैं और गर्भावस्था के दौरान पाए जाते हैं। बट जब बच्चा पैदा होता है बेटा, डिलीवर्ड हो जाता है, उसके बाद ये सारे सिम्टम्स, ये जो टाइप 3 डायबिटीज़ है वो रिजोल्व हो जाती है, ठीक हो जाती है। उसके कुछ सिम्टम्स थे। फिर कोजिस है बेटा, क्या कारण है टाइप 1 डायबिटीज़ का बेटा। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या था, इसमें इंसुलिन का कोई उत्पादन ही नहीं होता था, बॉडी में कोई प्रोडक्शन ही नहीं होती थी इंसुलिन टाइप 1 की। टाइप 1 में इन दिस टाइप आवर इम्यून सिस्टम विच नॉर्मली फाइट्स हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस। इसमें क्या होता है बेटा, आपका जो इम्यून सिस्टम है जो नॉर्मली फाइट्स करता है हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस से, या फिर उन हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस के अटैक से, एंड डिस्ट्रॉय आवर इंसुलिन प्रोडक्शन सेल्स इन द पेनक्रियाज, और आपकी डिस्ट्रॉय कर देता है बेटा इंसुलिन प्रोडक्शन वाले जो सेल्स होते हैं पेनक्रियाज में, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दिस लीव्स अस लिटल और नो इंसुलिन। उससे क्या होता है बेटा, या तो लिटल इंसुलिन लीव होती है, बनती है, या फिर नो इंसुलिन, इंसुलिन बिल्कुल ही बननी बंद हो जाती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू आवर सेल्स। फिर क्या होता है, जो हमारी जो सेल्स होती है उसमें पहुंचाने की बजाय वो शुगर बिल्ड अप और इन ब्लड स्ट्रीम, वो क्या करता है फिर बेटा, आपके ब्लड में शुगर को पहुंचाने की बजाय वहीं पे शुगर बिल्डअप हो जाती है इन आवर ब्लड स्ट्रीम। हमारे ब्लड में वहाँ शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। कोजेज ऑफ प्री डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ थी जिसमें आपका पेनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता था, उसके क्या कॉजेज हैं बेटा। इन प्री डायबिटीज़ एंड इन टाइप 2 डायबिटीज़ आवर सेल्स बिकेम resistant to the action of insulin and our pancreas is unable to make enough insulin to overcome this resistance। टाइप 2 में क्या होता है बेटा, जो हमारी सेल्स थी वो इंसुलिन की कार्रवाई के लिए एक रेजिस्टेंस पैदा करती है बेटा, एक प्रतिरोध पैदा करती है, और उससे हमारी क्या होता है, जो रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए जो हमारा जो पेनक्रियास था उसमें पर्याप्त इंसुलिन बनाने में असमर्थ हो जाता है। इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू आवर सेल्स वेयर इट इज़ नीडेड फॉर एनर्जी, शुगर बिल्ड अप इन आवर ब्लड स्ट्रीम। तो क्या होता है, जो हमारी सेल्स जो हैं जहाँ से हमें ऊर्जा की जो ज़रूरत होती थी बेटा, एनर्जी जो मिलती थी, वहाँ जाने की बजाय जो हमारे ब्लड में जो शुगर का जो लेवल है वो बिल्डअप हो जाता है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें टाइप 2 की डायबिटीज़ होती है। फिर कोजेज ऑफ गैस्ट्रेनल डायबिटीज़ जो टाइप 3 थी बेटा, उसके क्या कारण है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा हार्मोन्स टू सस्टेन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान बेटा गर्भाधारण के लिए एक हार्मोन होता है बेटा, जो हार्मोन पैदा होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा हार्मोन्स पैदा होता है बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के कारण। दीज हार्मोन्स मेक सेल्स मोर रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। ये हार्मोन क्या करते हैं बेटा, इंसुलिन के प्रति सेल्स को अधिक रेजिस्टेंस बनाते हैं। पेनक्रियाज रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग एनफ एक्स्ट्रा इंसुलिन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस पर काबू पाने के लिए बेटा जो पेनक्रियाज होता है वो एक्स्ट्रा इंसुलिन का उत्पादन करता है, बट समटाइम पेनक्रियाज कांट कीप। लेकिन समटाइम्स क्या होता है बेटा, जो पेनक्रियाज होता है वो ऐसा नहीं कर पाता। व्हेन दिस हैपन्स टू लिटिल ग्लूकोज गेट्स इनटू सेल्स। तो तब क्या होता है बेटा, जो ग्लूकोज जो है वो बहुत कम अमाउंट में सेल्स में जा पाता है,
एंड टू मच स्टे इन ब्लड, और वो ब्लड में बहुत ज़्यादा रहता है, रिजल्टिंग इन गैस्ट्रोनियल डायबिटीज़, जिसके कारण बेटा गर्भकालीन में डायबिटीज़ हो जाती है। फिर रिस्क फैक्टर्स, जोखिम के कारण क्या है बेटा, क्या जोखिम है। रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डायबिटीज़। जो रिस्क फैक्टर्स हैं बेटा वो डायबिटीज़ की टाइप पे डिपेंड करता है। तो रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या है, फैक्टर्स दैट में सिग्नल एन इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ इंक्लूड, फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, रिस्क इंक्रीजेस इफ़ ए पेरेंट और सिबलिंग हैज़ टाइप 1 डायबिटीज़। अगर माता पिता में या भाई बहन में बेटा टाइप 1 डायबिटीज़ होने पर जोखिम बढ़ जाता है बेटा। सेकंड इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, circumstances such as exposure to a viral illness likely play some role in type 1 डायबिटीज़। वायरल बीमारी के जोखिम के कारण बेटा टाइप 1 की जो डायबिटीज़ है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड क्या है, द प्रेजेंस ऑफ डैमेजिंग इम्यून सिस्टम्स, sometimes family members to people with type 1 diabetes are tested for the presence of diabetes autoantibodies. If have these autoantibodies you have to increase risk of developing type 1 डायबिटीज़। इसमें क्या होता है बेटा, कभी कभी टाइप 1 में डायबिटीज़ वाले लोगों के परिवार के सदस्य को डायबिटीज़ ऑटो एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस का एक टेस्ट किया जाता है। यदि आपके पास ये ऑटो एंटीबॉडीज़ है तो आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ के डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी, सर्टेन कंट्रीज सच एज फिनलैंड एंड स्वीडन हैव हाइयर रेट्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। तो जोग्राफिकली कंडीशंस भी ऐसी हो जाती हैं बेटा जिनके कारण टाइप 1 डायबिटीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिनलैंड और स्वीडन ऐसी कंट्री हैं जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर प्री डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है जो प्री डायबिटीज़ है बेटा, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज़ वेट, the more fatty tissues you have the more resistance your cells to become to insulin। यदि आपके पास जो टिश्यूज़ हैं बेटा वो फैटी हैं और ज़्यादा उनमें फैट है तो आपकी जो सेल्स है बेटा वो इंसुलिन के प्रति अधिक प्रतिरोधी, अधिक रेजिस्टेंस पैदा करती है बेटा, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल हाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज़ इनएक्टिविटी, द लेस एक्टिव यू आर द ग्रेटर यू रिस्क। अगर आप ज़्यादा अनएक्टिव हो, अगर आप कम सक्रिय हो, अगर आप कम फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो तो आपके पास टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स यू कंट्रोल योर वेट। फिजिकल जो एक्टिविटी होती है, जो शारीरिक जो गतिविधियाँ होती है वो आपके वेट को कंट्रोल करती है। यूजेस अप ग्लूकोज एज एनर्जी, और जो ग्लूकोज है बेटा वो एनर्जी के रूप में काम आता है। एंड मेक्स यूर सेल्स मोर सेंसिटिव टू इंसुलिन, और फिर आपकी सेल्स होती हैं वो इंसुलिन को अच्छे से पैदा करती है बेटा। नेक्स्ट इज़ फैमिली हिस्ट्री, योर रिस्क इंक्रीजेस इफ़ ए पेरेंट्स और सिबलिंग हैज़ टाइप 2 डायबिटीज़। अगर आपके माता पिता या भाई बहन में अगर डायबिटीज़ की शिकायत है बेटा, डायबिटीज़ है, तो आपके भी डायबिटीज़ पेशेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एज, रिस्क इंक्रीजेस एज यू आर गेट ओल्डर। जितने आप बड़े होते जाते हो बेटा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है उतने ही डायबिटीज़ के पेशेंट होने के कारण भी इंक्रीज हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रोनियल डायबिटीज़, गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ जो होती है बेटा, गैस्ट्रोनियल जो डायबिटीज़ है उसके क्या कारण है। एनी प्रेग्नेंट वुमेन कैन डेवलप गैस्ट्रोनियल डायबिटीज़।
किसी भी महिला को बेटा गर्भावस्था के दौरान गैस्ट्रोनल डायबिटीज़ हो सकती है, बट सम वुमेन आर एट ग्रेटर रिस्क देन अदर्स। बट कुछ महिलाएं दूसरी महिलाओं की कंपैरिजन में बेटा उनके लिए अधिक खतरा हो जाता है। रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रोनल डायबिटीज़ इंक्लूड, फर्स्ट क्या है, एज। वुमेन ओल्डर देन एज 25 आर एट इंक्रीज रिस्क। 25 वर्ष की अधिक उम्र वाली महिलाओं को खतरा बढ़ जाता है बेटा। फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री, योर रिस्क इंक्रीजेज इफ़ यू हैव प्री डायबिटीज़, ए प्रेसिकोस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, और इफ़ a close family member such as parents or sibling has 2 diabetes. You are also to greater risk if you had gestational diabetes during previous pregnancy, if you delivered a very large baby, or if you had unexplained stillbirth. उसमें क्या होता है बेटा, कोई भी जो महिला होती है उसमें होता है आपके लिए जब खतरा बढ़ जाता है जब आपकी पूर्व डायबिटीज़ और या फिर प्री डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जो प्रीकर्स या आपके खास किसी पारिवारिक सदस्य जैसे माता पिता या भाई बहन को टाइप 2 डायबिटीज़ है, तब आपको ज़्यादा जोखिम हो जाता है, ज़्यादा डेंजर कंडीशंस होती है, ज़्यादा खतरा होता है। यदि आपको पहले जो पूर्व जो गर्भाधान के दौरान जो गर्भावती के दौरान बेटा जब आपको डायबिटीज़ हुई है, या यदि आपके बड़े बच्चे को या आप किसी लार्ज बेबी को आप जन्म देते हो या जन्म तक आपको बताया ही नहीं गया बेटा, तब उस टाइम पे डायबिटीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब these some asanas are there dear students, that is भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन and अर्ध मत्स्येंद्रासन. These asanas for beneficial for diabetes. And what is the procedure, what are the benefits and what are the contraindications for these asanas, वो आपने चैप्टर में ऊपर पढ़ चुके हो बेटा. सो रीड इट फ्रॉम देयर. In every year one question should be come for any diseases like diabetes, what is diabetes, and what is asthma, and which asanas for which asanas is prevent to these diseases, explain it. तो आपको पहले उस डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है. आफ्टर दैट आपको आसन्स के बारे में बताना पड़ता है, कौन कौन से आसन इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने में आपके लिए हेल्पफुल है. एंड आफ्टर दैट व्हाट आर द प्रोसीजर एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर दीज आसन्स, यू शुड एक्सप्लेन इट अबाउट ऑल्सो. तो ये था बेटा आपका डायबिटीज़. नेक्स्ट है अस्थमा. अस्थमा के लिए कौन कौन से आसन है आपके लिए हेल्पफुल है बेटा. फर्स्ट इज सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन एंड पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन एंड मत्स्यासन. दीज आसन्स फॉर बेनिफिशियल फॉर अस्थमा डिजीज. अब नाउ वी रीड अबाउट द अस्थमा. व्हाट इज द अस्थमा? अस्थमा इज ए कॉमन लंग कंडीशंस दैट causes occasional breathing difficulties. अस्थमा बेटा लंग से रिलेटेड एक कॉमन लंग कंडीशंस है, लंग से रिलेटेड एक आम बीमारी है जो कभी कभी सांस लेने में कठिनाई का कारण बनती है. अस्थमा इज कॉज्ड बाय स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशंस ऑफ द ब्रीथिंग ट्यूब दैट्स कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. अस्थमा बेटा उन ब्रीथिंग जो आपकी जो ट्यूब है बेटा, जो श्वास नलियाँ हैं उसमें स्वेलिंग के कारण या फेफड़ों में जो आपके लंग्स हैं उनमें एयर को अंदर और बाहर जो ले जाती हैं जो आपकी ब्रीथिंग ट्यूब्स, उनमें स्वेलिंग के कारण या उनमें जलन के कारण हो जाती है बेटा. दिस मेक्स द ट्यूब्स हाईली सेंसिटिव. यह आपकी क्या करता है, उस ट्यूब को हाईली सेंसिटिव करता है.
सो दे टेम्परेली नैरो, फिर वो क्या हो जाती है, टेम्परेली नैरो हो जाती है बेटा, जिसके द्वारा फिर इंसान को सांस लेने में और सांस को छोड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसको बोलते हैं अस्थमा। इट में ऑकर randomly or after exposure to a trigger. Common asthma triggers includes फर्स्ट इज़ एलर्जी, एलर्जी के कारण आपको अस्थमा होता है बेटा। नेक्स्ट स्मोक, पोल्यूशन एंड कोल्ड एयर, एंड थर्ड इज़ एक्सरसाइज, एंड नेक्स्ट इज़ इन्फेक्शन लाइक कोल्ड और फ्लू। या तो आपको एलर्जी के कारण, एलर्जी के लिए, या फिर धूल के कारण, या जानवरों के फर या पराग के कारण बेटा हो सकता है आपको। स्मोक के कारण, धुआं, प्रदूषण और ठंडी हवा के कारण भी आपको अस्थमा हो सकता है। व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से भी आपको अस्थमा हो जाता है बेटा। इन्फेक्शन लाइक कोल्ड और फ्लू, जुकाम या अथवा फ्लू के संक्रमण के कारण भी, इन्फेक्शन लाइक कोल्ड और फ्लू, जुकाम के संक्रमण या इन्फेक्शन और फ्लू का जो इन्फेक्शन होता है बेटा, उसके कारण भी आपको अस्थमा हो जाता है। द सिम्टम्स कैन समटाइम्स गेट टेम्परेली वर्स, कभी कभी जो ये लक्षण होते हैं बेटा ये टेम्परेली होते हैं। दिस इज नोन एज अस्थमा अटैक। द मेन सिम्टम्स ऑफ अस्थमा आर, कुछ सिम्टम्स हैं बेटा अस्थमा के। अस्थमा आपको, अस्थमा के जो लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स है अस्थमा के। फर्स्ट इज विजलिंग। विजलिंग में क्या होता है बेटा, ए विशलिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग, जब पेशेंट, अस्थमा का पेशेंट या कोई भी इंसान बेटा जब सांस लेने में और सांस को छोड़ने में जब एक विशल बजती है बेटा, उसको परेशानी होती है, तो एक विशल सी बजने लग जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट इज़ ब्रीथलेस, सांस फूट जाता है। विजलिंग होता है वैसे घरघराहट, सांस लेने में घरघराहट पैदा होती है, उसको प्रॉपर सांस नहीं आता, सांस लेता है या छोड़ता है तो एक विशल सी बजती है, एक सीटी सी बजती है बेटा। नेक्स्ट इज़ ब्रीथलेस, सांस फूल जाता है, सांस नहीं आता अच्छे से। नेक्स्ट ए टाइट चेस्ट विच में फील लाइक ए बैंड इज टाइटनिंग अराउंड इट, जो चेस्ट है बेटा वो टाइट हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसके चारों तरफ एक बैंड कस रहा हो, काफ़ी टाइट हो जाती है चेस्ट, उनके लंग्स टाइट हो जाते हैं क्योंकि उसको सांस लेने में और छोड़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो फूल जाते हैं, ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कफिंग, खांसी हो जाती है। दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अब कोजेज़ क्या है बेटा, कारण क्या है। अस्थमा इज कोज ड्यू टू एक कम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर। अस्थमा बेटा एक ऐसी बीमारी है जो कम्बिनेशंस जो पैदा होती है बेटा, एक कोज ड्यू टू ए कम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर, जिसमें पर्यावरणिक और आनुवंशिक जो कारक होते हैं उनके संयोजन से अस्थमा होता है बेटा। एक्सपोज ऑफ वेरियस irritants and substance that triggers allergies can trigger signs and symptoms of asthma. Asthma triggers are different from person to person, can be include। हर इंसान में बेटा अस्थमा के जो कारण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्स्ट क्या है, एयरबोर्न सब्सटेंस सच एज पोलन, डस्ट माइट्स, मोल्ड, स्पोर्स, पैट डेंजर और पार्टिकल्स ऑफ कॉकरोच वेस्ट। इसमें क्या होता है बेटा, वायु में जो घुले हुए जो पदार्थ होते हैं जैसे कि पराग, धूल के कण, मोल्ड, स्पोर्स, तो इनके कारण आपको हो सकता है। नेक्स्ट इज रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस सच एज द कॉमन कोल्ड। रेस्पायरेटरी संबंधी जो इन्फेक्शंस होते हैं बेटा, या फिर सच एज कॉमन कोल्ड, जैसे कि जुकाम, तो इनके कारण आपको अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फिजिकल एक्टिविटी।
फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से भी बेटा आपको अस्थमा हो सकता है, श्वास ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज़ कोल्ड एयर, ज़्यादा ठंडी हवा में भी बेटा अस्थमा हो जाता है, अस्थमा का कारण बन सकता है। नेक्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन एंड इरिटेंट्स सच एज स्मोक, वायु प्रदूषण जो होता है जैसे धुआं होता है बेटा, उसके कारण भी आपको अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट इज सर्टेन मेडिटेशंस इंक्लूडिंग बीटा ब्लॉकर्स, एस्प्रिन, इफुब्रिफेन एंड नेप्रोक्सेन, कुछ दवाइयाँ होती है बेटा जिनको इनटेक करने से भी आपको, जिन दवाइयों के सेवन की वजह से, उनको खाने की वजह से बेटा आपको अस्थमा की प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट इज बीटा ब्लॉकर्स, एस्प्रिन, इबुफ्रेन एंड नेप्रोक्सेन। तो ये कुछ मेडिसिन है बेटा, इनके खाने से भी सांस लेने में किसी भी इंसान को परेशानी होती है, जो बाद में अस्थमा का कारण बनता है, अस्थमा बन जाता है जिनके कारण। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण भी अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट सल्फाइड्स एंड preservatives added to some types of food and beverage including shrimp, dried fruit, processed potatoes, beer and wine। कुछ खाद्य पदार्थ और जो पेय पदार्थ होते हैं बेटा, कुछ फूड और जो कुछ बेवरेज होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, उनमें मिलाए जाने वाले जो सल्फाइड होते हैं बेटा, जैसे स्प्रिंग और जो सूखे फल होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या फिर आलू होता है, या फिर जो बियर और शराब होती है बेटा, उसकी वजह से भी बेटा अस्थमा का कारण बन सकता है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रोनोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेस, ए कंडीशंस इन विच स्टमक एसिड्स बैक अप इनटू योर थ्रोट। गैस्ट्रिक से रिलेटेड बेटा एक डिजीज़ होता है जिसको GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोलिक रिफ्लक्सिस डिजीज़, जिसमें क्या होता है आपकी स्थिति में पेट में एक एसिड जो बनता है, एसिड बनने की वजह से, स्टमक में वो एसिड बनने की वजह से वो ऊपर की तरफ आपकी फूड पाइप की तरफ आता है। तो उसकी वजह से भी आपकी जो फूड पाइप होती है जब थ्रोट तक आता है, तो उस आपकी जो श्वास जो नली होती है, जो ब्रीथिंग जो ट्यूब होती है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है बेटा, जिसके कारण आपको फिर अस्थमा हो सकता है। फिर रिस्क फैक्टर्स हैं बेटा, जोखिम के कारण है। फर्स्ट है हैविंग ए ब्लड रिलेटिव सच एज ए पेरेंट और सिबलिंग विद अस्थमा, कोई भी ब्लड से संबंधित बेटा कोई डिजीज़ जिसमें माता पिता या भाई बहन दमे के रोगी होते हैं, उसकी वजह से भी आपको आपके जोखिम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हैविंग अनदर एलर्जी कंडीशंस, अन्य एलर्जी से संबंधित कोई समस्या हो सकती है बेटा। नेक्स्ट बीइंग ओवरवेट, वेट का अधिक होना। नेक्स्ट बीइंग ए स्मोकर, धूम्रपान करना। नेक्स्ट एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक, अप्रत्यक्ष रूप से बेटा धूम्रपान करना, जब आपके पास कोई धूम्रपान करता है, स्मोक करता है और आप उसके पास बैठे हो, तो उसको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। नेक्स्ट एक्सपोज टू एग्जॉस्ट फ्यूम्स एंड अदर टाइप ऑफ पोल्यूशंस, अन्य किसी प्रकार के धुएं के संपर्क में आना बेटा। नेक्स्ट एक्सपोज टू ऑक्यूपेशनल ट्रिगर्स सच एज द केमिकल्स यूज्ड इन फार्मिंग, हेयर ड्रेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, अन्य कारण हो सकते हैं बेटा आपके व्यवसाय से रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड, जैसे खेतीबाड़ी के प्रयोग में किए जाने वाले जो रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, या फिर केश विन्यास में उपयोग किए जाने वाले रसायन होते हैं, या उत्पादन सामग्री होती है बेटा, उसकी वजह से भी आपको अस्थमा हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा, अस्थमा के रोकने के कारण क्या है बेटा। फर्स्ट इज बाय यूजिंग एयर कंडीशंस,
The windows of the air conditioned hours are mainly closed and this reduce the entry to airborne pollens that can cause अस्थमा। अस्थमा की रोकथाम कैसे कर सकते हैं बेटा? जो वाताकुलीन जो घर होते हैं उनकी खिड़कियां अक्सर बंद रहती हैं, इसमें अस्थमा के कारण बनने वाले वायु में उपस्थित जो पराग जो होते हैं वो प्रवेश कम कर पाते हैं बेटा, उनको कम कर देता है। नेक्स्ट, कीप योर सराउंडिंग क्लीन। आपके जो चारों तरफ का जो आवरण है उसको बेटा आपने क्लीन रखना है। नेक्स्ट, नो योर अस्थमा ट्रिगर्स एंड मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद दैम। आपने अपने अस्थमा के कारण को जानना है और उसके संपर्क में आपने कम आना है। नेक्स्ट, टेक योर अस्थमा मेडिसिन्स एज प्रेस्क्राइब्ड। जो आपके लिए अस्थमा के लिए जो दवाएं, जो मेडिसिन्स जो डॉक्टर द्वारा निर्धारित की गई है बेटा, उनको प्रॉपर इनटेक करना है। दैट आर द प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा। एंड फॉर these asthma which asanas should be helpful for us? First is सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन and पश्चिमोत्तासन and मत्स्यासन। These asanas for beneficial in asthma. What are the procedure and what are the benefits and what are the contraindications for these asanas? You must read. And next is, dear friends, hypertension. Hypertension. What is hypertension beta? Firstly we read about this. Blood pressure is the force of our blood pushing against the walls of our arteries. क्या होता है बेटा हाइपरटेंशन में? ब्लड प्रेशर इज ए फोर्स ऑफ, ब्लड प्रेशर क्या है? एक फोर्स ऑफ ब्लड। ब्लड जो प्रेशर होता है वो एक फोर्स होता है बेटा, जिसके द्वारा आपकी ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, जिससे आपका ब्लड आर्टरीज तक पहुंचता है बेटा। ईच टाइम आवर हार्ट बीट, जब भी आपका दिल धड़कता है तो आवर हार्ट बीट्स इट पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरीज। तो क्या होता है बेटा? ये पंप करता है आपके ब्लड को इनटू द आर्टरीज तक। आपके जब भी दिल धड़कता है तो आपका ब्लड पंप होता है बेटा इनटू द आर्टरीज तक। आवर ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट व्हेन आवर हार्ट बीट पंपिंग द ब्लड। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है बेटा, जब आपकी हार्ट बीट, आपकी दिल की धड़कन होती है और पंपिंग द ब्लड, और वो पंप करती है ब्लड को। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। तो इसको बोलते हैं बेटा सिस्टोलिक प्रेशर। व्हेन आवर हार्ट बीट इज एट रेस्ट, जब आपकी हार्ट बीट रेस्ट पोजीशन में आती है, बिटवीन बीट्स के दौरान, धड़कन के दौरान, जब दिल आपका धड़कता है, धक धक करता है बेटा, उसके दौरान जब आपका रेस्ट पोजीशन में आपकी हार्ट बीट होती है तो आवर ब्लड प्रेशर फॉल्स, तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो गिर जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डायलोस्टिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर्ड इन mm/Hg। ए रीडिंग ऑफ 120/80 इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। दैट मीन्स एक रीडिंग जो होती है बेटा वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की होती है, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है और डायलोस्टिक प्रेशर बेटा 80 होता है। तो जब आप कह सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर है वो दैट इज़ नॉर्मल। 140/90 और हाई इज़ हाई ब्लड प्रेशर। अगर 140/90 से अगर ज़्यादा सिस्टोलिक और डायलोस्टिक प्रेशर आपका हो जाता है तो दैट मीन्स आपका ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हाई है। व्हेन द ब्लड प्रेशर बिकेम्स एबनॉर्मली हाई इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है बेटा 120/80 से अगर आपका ज़्यादा हो जाता है तो तब आप एक ऐसी कंडीशंस में आ जाते हो जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर यूजुअली हैज़ नो सिम्टम्स। हाई ब्लड प्रेशर के सामान्य रूप से कोई सिम्टम्स नहीं है, बट इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स, बट ये सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, सच एज स्ट्रोक, हार्ट फेलर, हार्ट अटैक एंड किडनी फेलर। टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, फर्स्ट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकंड इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी में क्या होता है, फॉर मोस्ट अडल्ट्स there is no identifiable causes of high blood pressure. This type of high blood pressure called primary hypertension tends to develop gradually over many years. तो ये क्या होता है बेटा, प्राथमिक जो प्राइमरी जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ये यंग एज में हो जाता है बेटा, जिसका कोई विशेष कारण नहीं होता। इस प्रकार की समस्या जिसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वो कई वर्षों में धीरे धीरे विकसित होती है, कई सालों के बाद वो दिखाई देती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सम पीपल हैव हाई ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय एन अंडरलाइंग कंडीशंस। तो उसमें क्या होता है बेटा, कई व्यक्तियों में या किसी विशेष कारण से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा हो जाती है। इस प्रकार की समस्या जिसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वो सडनली पैदा होती है बेटा, तथा यह है जो आपकी जो प्राइमरी जो कंडीशंस थी उसके कारण ये बनती है। सम पीपल हैव हाई ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय द अंडरलाइंग कंडीशंस। दिस टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर से कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन टेंड्स टू अपीयर सडनली एंड कॉजेज हायर ब्लड प्रेशर देन डज प्राइमरी हाइपरटेंशन। रिस्क फैक्टर्स क्या है बेटा, जोखिम के क्या क्या कारण बन सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हैज़ मैनी रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग एज। अगर एज आपकी 45 से ज़्यादा हो जाती है, स्त्रियों में, लेडीज़ में 65 की हो जाती है, तो उसके बाद जोखिम के कारण ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट इज़ फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी ऐसी है जिसमें हाइपरटेंशन के पेशेंट है तो भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बेटा। नेक्स्ट बीइंग ओवरवेट और ओबीज। अगर आप मोटे हो जाते हो, आपके पास ओवरवेट है, तो भी आपके हाइपरटेंशन के पेशेंट के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट टू बीइंग फिजिकली एक्टिव, नॉट बीइंग फिजिकल एक्टिविटी, दोज पर्सन्स आर नॉट फिजिकली एक्टिव, तो उनके भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट यूजिंग टबैको, जो तंबाकू का जो सेवन करते हैं, जो हुक्का पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, उनका भी बेटा हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट टू मच साल्ट सोडियम इन आवर डाइट, जो ज़्यादा साल्ट लेते हैं, जो ज़्यादा सोडियम को इनटेक करते हैं, उनके भी चांसेस हो जाते हैं। टू लिटिल पोटेशियम इन योर डाइट, जो अपनी डाइट में पोटेशियम को कम कर देते हैं, पोटेशियम को लेस अमाउंट में इनटेक करते हैं, उनके भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं बेटा, उनका भी ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हाई हो जाता है, जो हाइपरटेंशन का कारण बनती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस, तनाव, एंड नेक्स्ट इज सर्टेन क्रोनिक कंडीशंस। कुछ क्रोनिक कंडीशंस होती है बेटा, जिसमें किडनी डिजीज़ होते हैं, डायबिटीज़ होती है, स्लीप एफनिया, जिसमें नींद, जो प्रॉपर नींद नहीं लेता, जिसको डायबिटीज़ होती है, जिसकी किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड फॉर दीज हाइपरटेंशन विच आसन्स फॉर बेनिफिशियल, फर्स्ट इज ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन एंड शोषासन। What are the procedure and what are the benefits and what are the contraindications of these asanas? We must read it.